A very warm welcome to all my students. Today we are going to discuss about digestion. Okay, तो आज हम डाइजेशन देखेंगे या हम सिंपली फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन देखेंगे। तो फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन किसको बोलेंगे? हम किसी ऑर्गन्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हम कैसे वो वर्क करता है वो पर्टिकुलर सिस्टम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलेंगे। तो आज जो हम ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे जा रहे हैं तो दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है उसके बारे में हम जब बात करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन बोलेंगे। किस तरीके से जो हमारा फूड मटेरियल्स है दैट इज़ ब्रोकन डाउन एंड इनटू सिंपलर वंस। ओके, तो डाइजेशन में जाने से पहले हम ये देखना चाहते हैं कि डाइजेशन होता क्यों है, वाई डाइजेशन हैपन्स। तो सबको पता है हम खाना खाते हैं तो खाने में मेन जो कंपोनेंट है वो तीन टाइप्स के रहते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। ठीक है, साथ साथ में मिनरल्स भी रहते हैं, विटामिन्स भी रहते हैं और वाटर मॉलिक्यूल भी रहता है। और कुछ स्मॉल कंपोनेंट्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो भी खाने में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो वो उन सब का जो ब्रेकडाउन होता है सिंपलर वन में। अब देखो, जो मिनरल्स है वो ऑलरेडी सिंपल फॉर्म में रहता है, विटामिन से वो सिंपल फॉर्म में रहता है और जो वाटर है वो भी इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। बट जो चीज़ें एब्जॉर्ब नहीं होती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है या जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन कम्प्लेक्स सबस्टांस को, फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट नहीं कर सकता या एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, दे these complex form cannot diffuse through our plasma membrane in the small intestine। इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो इसीलिए इनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो जैसे कि पॉलीसेकेराइड है जिसमें स्टार्च आता है, सेलुलोज आता है और ग्लाइकोजन आता है। तो दीज आर द कम्प्लेक्स फॉर्म। ठीक है, जैसे कि डाइसेकेराइड है, माल्टोज, सुक्रोज। ठीक है, दे आर द कम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म है दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब्ड इन टू डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उनका सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पॉलीसेकेराइड का जो सिंपल फॉर्म है दैट इज मोनोसेकेराइड, या ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा या फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल होगा या ग्लैक्टोज मॉलिक्यूल होगा। दीज आर द सिंपलर फॉर्म। ठीक है, तो पहले इन कम्प्लेक्स फॉर्म का सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रोटीन से प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट है ताकि इनका एब्जॉर्प्शन हो। वैसे ही लिपिड्स का ग्लाइसरोल या फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होना इंपॉर्टेंट है ताकि इनका डाइजेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो। तो जब कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होता है सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में, और जो ये कम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, वो क्या रहते हैं? इनसॉल्युबल रहते हैं। तो बट जो ये वो है सिंपल मॉलिक्यूल्स है दैट इज़ मोनोसेकेराइड है या ग्लाइसरोल है या अमीनो एसिड्स है, दे आर सॉल्युबल। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स और जो इनसॉल्युबल फॉर्म है उनका कन्वर्शन होना है किस में? सिंपल सिंपल या सिंपल फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में। तो इस कन्वर्शन को हम क्या बोलते हैं? इस कन्वर्शन को हम बोलते हैं डाइजेशन। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, इन विच the complex and insoluble food materials are converted into simple and soluble food materials, okay, in the elementary canal of a human or any animal। okay, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द डाइजेशन इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ insoluble complex food materials into soluble simple food materials। ठीक है, तो अगर हम इस प्रोसेस में बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आर कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स आर कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स एंड लिपिड्स आर कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसिरोल। ठीक है, तो अब जो डाइजेशन है वो अलग अलग एनिमल्स में होता है। तो मेनली दो टाइप्स के रहते हैं, इंट्रासेलुलर और एक एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर रहता है मेनली जो पॉरीफिरा है, जो सिलेंट्रेटा है, उनमें क्या रहता है? इंट्रासेलुलर रहता है। मींस वहाँ पे फूड वैक्यूल्स फॉर्म होते हैं, फेगोसाइटोसिस के थ्रू वहाँ पे फूड मटेरियल्स बॉडी के अंदर जाता है, क्योंकि दे आर यूनिसेलुलर एनिमल्स। तो उनके
पर्टिकुलर सेल्स का पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। जैसे कि हम पोरिफेरा की बात करेंगे तो वहाँ पे कॉनोसाइट्स रहते हैं जो मेनली डाइजेशन का काम करते हैं। तो वो कॉनोसाइट्स के अंदर जाके फूड वैक्यूल्स बनाते हैं। फिर उन फूड वैक्यूल्स में जो लाइसोसोम है वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिससे फूड जो पार्टिकल्स है वो केमिकली ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर फॉर्म्स में, ठीक है। तो वो सेल के अंदर होता है। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनिमल्स है, तो जो इकाइनोडर्मेटा से लेके हायर वर्टिब्रेट्स तक, ठीक है, मैमल्स तक एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। तो वहाँ पे एलिमेंट्री कनाल फॉर्म हुआ होता है। तो एलिमेंट्री कनाल मीन सेल के अंदर नहीं होता है, वहाँ पे एक स्पेस बना रहता है। उस स्पेस में उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद फिर इन सेल्स के थ्रू इनका एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेशन उस स्पेस में, उस ल्यूमन में होता है, फिर उनका एब्जॉर्प्शन इन सेल्स के थ्रू होता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। तो नॉर्मली जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो दो मीन से रहते हैं। एक फिजिकल या मैकेनिकल मीन से, और दूसरा केमिकल मीन से, ठीक है। फिजिकल या मैकेनिकल मीन्स हम किसको बोलेंगे, वो प्रोसेस किसको बोलेंगे जिसमें जो खाना है वो छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे कि हम मुंह में चबाते हैं खाना, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो लार्ज पीसेस है वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बाय टीयरिंग, बाय मास्टिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और हम केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल में क्या होता है, वहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करते हैं इन मॉलिक्यूल्स पे, ताकि जो जो कम्प्लेक्स फॉर्म है वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो फिजिकल और मैकेनिकल ये प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फूड है उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन से जाने से पहले हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो डाइजेस्टिव सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसके थ्रू डाइजेशन होता है। तो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है, एक तो मेन जो हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, और दूसरा है जो एक्सेसरी ऑर्गन्स उसमें आते हैं। तो जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है उसमें क्या आता है, जो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स उसमें आता है हमारा माउथ। देन जो एलिमेंट्री कनाल है, ठीक है, जो मेन एलिमेंट्री कनाल है वो हमारे मेन डाइजेस्टिव प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में आता है, जिसमें माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, इसोफेगस आता है, स्टोमक आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। और जो दूसरा है दैट इज़ द एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, उसमें आता है टीथ, टंग, सिलेवरी ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास, देन लिवर, गॉल ब्लैडर्स। तो ये सब किस में आता है, एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में, ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं मेनली जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है जिसको हम एलिमेंट्री कनाल बोलते हैं, उसमें क्या आता है, तो इसमें माउथ आता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं माउथ, ठीक है। माउथ के बाद जो खाना वो कहाँ पहुँचता है, फेरिंग्स में पहुँचता है। फेरिंग्स के बाद फिर वो ईसोफेगस से पहुँचता है, फिर ईसोफेगस से स्टोमक में, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से देन लार्ज इंटेस्टाइन में, देन थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस इट इज़ एक्सपेड आउट या एक्सक्रीटेड आउट, ओके। तो अब यहाँ पे जो एक्सरी ऑर्गन्स है इसमें आप देख सकते हैं लिवर है यहाँ पे, जो ये आपको लाइटिश ऑरेंज कलर का दिख रहा है, ठीक है, लिवर। और लिवर के नीचे आपको जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, ऑलिव ग्रीन, दैट इज़ द गॉल ब्लैडर, ठीक है। देन उसी स्टोमक के नीचे आपको जो येलो कलर का दिख रहा है दैट इज़ द पेनक्रियाज, विच आर द एक्सेसरी ऑर्गन्स विच सिक्रिएट सम एंजाइम्स एज कुछ जूसेस विच हेल्प्स इन डाइजेशन, ओके। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ईसोफेगस, ईसोफेगस से हम पहुँचते हैं स्टोमक में। तो स्टोमक के तीन पार्ट्स हैं, ठीक है, मेनली चार पार्ट्स रहते हैं, जिसमें एक है कार्डियक पार्ट जो ऊपर है, जैसे ही ईसोफेगस कनेक्ट होता है दैट इज़ अ कार्डियक पार्ट। उसके ऊपर रहता है फंडस, फंडस के जो सेंटर में आपको दिख रहा है दैट इज़ द पाइलोरस, पाइलोरस के नीचे आपको दिखता है एंट्रम, एंट्रम के ऊपर दिख रहा है आपको, सॉरी, बॉडी, मेन बॉडी है, बॉडी के नीचे दिख रहा है आपको एंट्रम, एंट्रम के ऊपर दिख रहा है आपको पाइलोरस, पाइलोरस के बाद यहाँ पे स्टार्ट होता है मेनली ड्यूडोनियम, ड्यूडोनियम के बाद जिजोनियम, जिजोनियम, जिजोनियम के बाद इलियम, इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है। देन इलियम कनेक्ट होता है किसके साथ, लास्ट इंटेस्टाइन के साथ। जो कनेक्शन है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं सीकम बोलते हैं, ठीक है। तो सीकम जो हर्बीवोर्स यानी मैमल्स हैं जैसे कि रैबिट्स है उनमें लार्ज साइज़ का रहता है, क्योंकि वहाँ पे कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। देन अपेंडिक्स विच इज़ ए वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स जो ह्यूमंस में जिसका इन द इम्पॉर्टेंट रोल नहीं है, बट रैबिट्स में वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एंटी टॉक्सिन्स वो प्रोड्यूस
करता है। ओके, देन उसके बाद जो लास्ट इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है जिसमें एसेंडिंग कॉलन आता है, देन ट्रांसवर्स कॉलन आता है, फिर डिसेंडिंग कॉलन आता है, देन उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन ख़त्म होता है किसमें, सिग्मॉइड कॉलम में। सिग्मॉइड कॉलन के बाद आता है रेक्टम, रेक्टम के बाद द फीसिस इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द एनस। ओके, तो ये जो पार्ट है जो मेनली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, डाइजेशन में। तो जो इंटेस्टाइनल वॉल है या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, अगर उसका हम देखेंगे क्या, उसका अगर हम टीएस देखेंगे, ठीक है, जो लेयर्स देखेंगे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वॉल है उसका, तो उसमें जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है जो ल्यूमन के साथ कनेक्ट है, ठीक है, जो ल्यूमन के साथ कनेक्ट है, दैट इज़ द म्यूकोसा। ठीक है, तो म्यूकोसा यहाँ पे आपको दिख रहा है। म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा के तीन पार्ट रहते हैं, ठीक है, जिसमें एक मस्कुलरिस म्यूकोसा रहता है, देन इपिथीलियम रहता है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, देखो यहाँ पे। तो दिस इज द म्यूकोसा पार्ट। तो म्यूकोसा में आपको दिख रहा है दैट इज द सरफेस इपिथीलियम, देन लेमिना प्रोपिया, देन मस्कुलरिस म्यूकोसा, देन उसके बाद जो बीच में है दैट इज द सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्कुलर लेयर और लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये मेनली जो यहाँ पे ऑब्लिक लेयर है वो सिर्फ स्टोमक में मिला जाता है, बाकी जो ट्रैक्ट है वहाँ पे ऑब्लिक लेयर नहीं मिलता है। और उसके बाद है लास्ट जो पार्ट है दैट इज द सेरोसा, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, तो ये जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के बीच में एक आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज द सब म्यूकोसल प्लेक्सिस। ठीक है, तो सब म्यूकोसल प्लेक्सिस क्या होता है, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस होता है दैट इज द सब म्यूकोसल प्लेक्सिस को हम बोलते हैं दैट इज मेजनर्स मेजनर्स प्लेक्सिस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मेजनर जो प्लेक्सिस है इट इज सिचुएटेड बिटवीन द मस्कुलर लेयर एंड सब म्यूकोसल लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जो म्यूकोसा का मस्कुलरिस लेयर है और जो सब म्यूकोसल लेयर है उन दोनों के बीच में ये जो सब म्यूकोसल प्लेक्सिस है वो पाया जाता है, जिसको मिजनर नर्व प्लेक्सिस भी कहा जाता है। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका फंक्शन ये रहता है कि इट रेगुलेट द सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। दीज नर्व फाइबर कॉजेज कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो मेनली जो सिक्रेटरी फंक्शन है किसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, उसको ये रेगुलेट करता है। और इसके जो नर्व फाइबर्स है वो मेनली जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो ब्लड वेसल्स हैं या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो ब्लड वेसल्स है उसका कंस्ट्रिक्शन कराता है। ओके, तो ये मेजनस नर्व प्लेक्सिस या सब म्यूकोसल प्लेक्सिस इसको कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद उसके ऊपर रहता है दैट इज़ द सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के ऊपर रहता है सर्कुलर मसल्स, देन सर्कुलर मसल्स के ऊपर रहता है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बीच में एक और प्लेक्सिस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द माइंट्रिक प्लेक्सिस या उसको और बैच प्लेक्सिस भी कहा जाता है, AUERBACH और बैच प्लेक्सिस। ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट बिटवीन इनर सर्कुलर मसल लेयर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स लेयर। तो इसका फंक्शन क्या रहता है, इसका जो फंक्शन है इट्स टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जो जीआई ट्रैक्ट है उसके मूवमेंट को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, और कुछ जो नर्व फाइबर्स हैं इसी प्लेक्सिस के, वो एक्सिलरेट करता है क्या है, मूवमेंट by secreting the excitatory neurotransmitter substance like acetylcholine, serotonin and substance। ठीक है, सबस्टांस भी। तो ये जो ऑरो ब्रांच प्लेक्सिस है या जिसको हमने क्या कहा दैट इज़ द मैंट्रिक प्लेक्सिस। ठीक है, तो ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जिसमें, या कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है जैसे कि एसिटाइलकोलिन या सेरोटोनिन या सबस्टेंस भी। तो इससे क्या होता है, जो मूवमेंट है लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल से उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, एक्सिलरेट हो जाता है। ठीक है, और इसके कुछ फाइबर्स है वो क्या करता है, जो जीआई मोटिलिटी है उसको इनिबिट करता है, जो मूवमेंट है मसल्स का उसको इनिबिट करता है। तो ये कुछ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी सबमिट करता है जैसे कि वेसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड वीआईपी या न्यूरोटेंसिन और इनकैल्फिन। तो इसका मेन, इन दो प्लेक्सिस का मेन फंक्शन रहता है कि वो जीआई ट्रैक्ट को कंट्रोल करे, जीआई ट्रैक्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करे और जीआई ट्रैक्ट के सेक्रेशन को ये कंट्रोल करता है। कौन, मैंट्रिक प्लेक्सिस और ये जो सब म्यूकोसल प्लेक्सिस है। ठीक है, देन उसके ऊपर रहता है दैट इज़ द सेरोसा। तो सेरोसा इज़ द लास्ट लेयर जिसको हम फिब्रस लेयर भी
कहते हैं, ठीक है। तो इट कवर्स स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। सो द फिब्रस लेयर इज अदरवाइज कॉल्ड फिब्रोस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इट कवर्स फेरिंग्स एंड इसोफेगस ऑल्सो। ओके, तो जो आउटर मोस्ट लेयर है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरस बोलते हैं या फिब्रस बोलते हैं, क्योंकि फिब्रस इसलिए बोलते हैं, इसकी जो नेचर है वो क्या रहता है, फिब्रस रहता है। ओके, तो ये लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ कुछ जगहों पे ही थोड़ा सा इसमें एडिशन हो जाता है, जैसे कि अगर हम स्टोमक की बात करेंगे तो यहाँ पे एक और लेयर ऐड होता है, दैट इज़ द ऑब्लिक लेयर, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, मेनली जो मूवमेंट है स्टोमक में वो कराता है, जिससे मास्टिकेशन होता है फूड का। तो जो डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, मेनली माउथ से, ठीक है। तो डाइजेशन प्रोसेस है, तो उसमें डाइजेशन प्रोसेस में क्या रहता है, कुछ कुछ पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि इंजेशन है, देन इंजेशन के बाद एक डीग्लूटिनेशन है, ठीक है। डीग्लूटिनेशन मीन्स स्वेलोइंग ऑफ द फूड। इंजेशन मीन्स जब हम खाना मुंह में लेते हैं, दैट इज़ द इंजेशन। देन उसके बाद डीग्लूटिनेशन या स्वेलोइंग, ठीक है। फिर वो खाना हमारे फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्लूटिनेशन बोलते हैं। देन उसके बाद फूड पाइप के थ्रू वो स्टोमक में रहता है, तो वहाँ पे उसका स्टोरिंग होता है, फिर वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। देन स्टोमक के बाद इंटेस्टाइन में पहुँचता है, इंटेस्टाइन में भी उसका डाइजेशन होता है और साथ में वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी होता है। देन उसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद फिर वहाँ पे होता है इजेशन, ठीक है, इसिमिलेशन, देन इजेशन, ठीक है। इसिमिलेशन मीन्स वही एब्जॉर्प्शन होना। एब्जॉर्प्शन के बाद जो फूड मटेरियल्स है वो जब हमारे टिश्यूज़ तक पहुँचता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसिमिलेशन बोलते हैं। देन फाइनली द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन ही बोलेंगे, इजेशन बोलते हैं। इजेशन मीन्स द एलिमिनेशन ऑफ द फीकल मैटर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका जब एलिमिनेशन होता है, जब वो बाहर से बाहर एक्सक्रीट होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द इजेशन। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो डाइजेशन होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इजेशन। तो इजेशन में क्या होता है, इजेशन में जो फूड है इट विल एंटर इनटू द माउथ, ठीक है। तो हम जो खाना है वो अपने मुंह में डालते हैं, तो वहाँ से ही इसका डाइजेशन अब स्टार्ट होने लगता है। तो डाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, ठीक है। फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन हम किसको बोलेंगे, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन। तो जो फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, माउथ में स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हमारे टीथ हैं तो वो क्या करता है, वो फिजिकल डाइजेशन या मैकेनिकल डाइजेशन करता है। जब आप खाना खाते हो, ठीक है, तो खाना खाओगे तो आप जैसे ही खाना मुंह में लोगे तो आप उसको चबाना स्टार्ट करते हो। तो चबाना क्या है, तो इट इज़ द फिजिकल या मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब आप खाना चबाते हो तो जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जो फूड मटेरियल है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है और जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो आपके मुंह में केमिकल्स या मुंह में एंजाइम्स प्रेजेंट हैं वो उन सरफेस एरिया पे प्रॉपरली एक्ट कर पाता है। ओके, फॉर एग्जांपल आपको सरफेस एरिया समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एक दीवार है, ओके। तो एक बहुत बड़ा दीवार है, तो आपको उस बड़े दीवार को पेंट करना है, तो आप क्या करोगे, तो अगर आप उसको पेंट करने लगोगे फॉर एग्जांपल, पर आपके जो दोस्त हैं वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बरू में है, एक मिंजी में है और एक खुम्बुथंग में है। तो दीवार एक जगह पे खुम्बुथंग में दीवार है, बट आपके दोस्त अलग जगह पे है, तो वो दोस्त आपके जगह पे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप पेंट करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप आपके पास उसी दीवार को आपने अगर छोटे 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 पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, और आपने अपने फ्रेंड को भेज दिया, फॉर एग्जांपल एक बरू में है, एक बाज़ार में है, तो आप आपका जो एरिया है वो आप उसको जल्दी पेंट कर दोगे, तो आपका जो फ्रेंड है वो अपनी जगह पे रह के उसको पेंट करेगा और आपका जो दूसरा फ्रेंड है वो भी अपनी जगह पे रह के उस जगह को पेंट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है और जो एंजाइम्स हैं वो उस लार्ज सरफेस एरिया पे एक्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से क्या हो गया, जो आपका काम है वो ईजी हो गया और जल्दी हो गया। तो वैसे ही एंजाइम्स का भी रहता है, अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो वो पर्टिकुलर एंजाइम उस लार्ज सरफेस स्मॉल सरफेस एरिया पे
पर्टिकुलरली काम नहीं कर पाएगा। अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो बहुत सारे एंजाइम्स अलग अलग जो सरफेस एरिया है वहाँ पे एक्ट करेगा और उसका डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। तो जो मैस्टिकेशन है या जो मुंह में आप खाना चबाते हो उस प्रोसेस को हम मैस्टिकेशन बोलते हैं, ठीक है। दैट इज़ ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो जो फूड है, लार्ज फूड मटेरियल से वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, जिससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। तो जो फूड मटेरियल्स को डाइजेस्ट करता है या मेस्टिकेट करता है या ब्रेक डाउन करता है, उसमें आपका जो टीथ है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जो टीथ है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे तो उसका डेंटल फार्मूला रहता है 2:1:2:1:2:3, ठीक है। तो उसमें हम सिर्फ एक पार्ट का लेते हैं, राइट साइड का, दैट इज वन इंच, 2 इंसिसर एंड 1 canine, 2 प्रीमोलर एंड 3 मोलर, ठीक है। तो अगर आप जब फॉर्मूला निकालते हो तो उसको आप लिखना 2:1:3:2:3, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है जिसमें एक 2 इंसिसर रहते हैं, 1 canine रहता है, 2 प्रीमोलर और मोलर। तो ये राइट साइड का, अगर उस टाइप आप साइड जाओगे तो वहाँ पे क्या है, तो वहाँ पे भी 2 इंसिसर्स हैं, 1 canine है, प्रीमोलर है, मोलर है। जो इंसिसर्स है वो टीयरिंग का काम करता है, ठीक है। जो कैनाइन है उसका कटिंग का काम रहता है। जो प्रीमोलर है उसका क्या करता है, उसका काम क्या रहता है, वो उस खाने को छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, देन आता है आपका टंग, ठीक है। तो टंग क्या करता है, टंग मेनली जो खाना है उसको मोलर और प्रीमोलर टीथ है वहाँ तक उसको पहुँचाता है, ठीक है। तो मैनिपुलेशन का इसका काम रहता है टंग का। और साथ साथ में जो टंग है वो टेस्ट बड की तरह भी काम करता है, टेस्ट पता करने के लिए भी काम करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टेस्ट बड्स प्रेजेंट रहते हैं टंग के ऊपर, जो अलग अलग टेस्ट को आपको पता लगाता है। जैसे कि बिटर के लिए जो अपर पार्ट है, स्वीट के लिए जो इंटीरियर पार्ट है, और साइड पे आपको देख सकते हो सोअर और सॉल्टी। तो ये जो टीथ है, एक तो टेस्ट टेस्ट का काम करता है, दूसरा दूसरा ये जो मैनिपुलेशन करता है फूड का, ठीक है। फूड को बोलस में कन्वर्ट करता है और फूड को प्योरली मिक्स करता है किसके साथ, जो सलाइवा है उसके साथ। देन उसी फूड को आपके ईसोफेगस या फेरिंग्स तक पहुंचाता है। देन यहाँ तक होता है आपका फिजिकल डाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम मास्टिकेशन बोलते हैं। ओके, तो मास्टिकेशन आपके माउथ में स्टार्ट होता है। देन साथ साथ में माउथ में फिजिकल डाइजेशन भी होता है। ओके, तो फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, फिजिकल डाइजेशन में जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं, जो आपके सिलेवरी ग्लैंड से जो केमिकल रिलीज होते हैं, वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है जैसे कि स्टार्च, उसका ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ओके, तो अगर हम माउथ की बात करेंगे तो माउथ में मैंने बताया आपको जो प्रीमोलर और मोलर है वो ग्रिंडर की तरह काम करता है, और जो टंग है वो मेनली जो फूड है वो मेनली इसी प्रीमोलर और मोलर की तरह वो पुश करते हैं। एंड साथ साथ में जो टंग है वो उसको सलाइवा के साथ मिक्स करता है। अब माउथ में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो सिलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा रिलीज करता है, तो वो सलाइवा इस फूड के साथ मिक्स होके उस फूड में क्या करता है, जो केमिकल डाइजेशन है वो स्टार्ट करता है, ठीक है। तो 3 पेयर्स ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं माउथ में, ठीक है। एक है पेरोटिड ग्लैंड जो ईयर्स के पास प्रेजेंट रहता है। देन उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स हैं जो नीचे है, दैट इज उसको मैंडिबल बोलते हैं। जो नीचे का बोन है, जॉ बोन, उसको मैंडिबल बोलते हैं। तो वो मेनली सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, दैट इज जहाँ पे वो एंगल प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड बोलेंगे, जिस एंगल पे वो प्रेजेंट रहता है। देन एक टंग है, टंग के नीचे प्रेजेंट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल। तो लिंगुअल बोलते हैं टंग को। तो लंग लंग टंग के नीचे जो प्रेजेंट है ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, उसको हम क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड। तो ऐसे यहाँ पे आपको एक पैर दिख रहा है, ठीक है, उस साइड में भी वैसे ही सेम टू सेम प्रेजेंट है, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे, 3 पेयर्स ऑफ स्लेवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो सबसे ज़्यादा जो स्लेवरी ग्लैंड है वो रिलीज कौन करता है, इट इज़ रिलीज बाय द पेरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो पेरोटिड ग्लैंड सबसे ज़्यादा जो सलाइवा है वो सिक्रीट करता है।
दैट इज़ अबाउट सॉरी, जो सबसे ज़्यादा सिलेवरी ग्लैंड रिलीज करता है दैट इज़ अ सब मैक्सिलरी ग्लैंड या सब मैंडिबुलर ग्लैंड विच सिक्रीट्स अबाउट 70% ऑफ सलाइवा, ठीक है। उसके बाद पेरोटिड ग्लैंड रिलीज करता है दैट इज अबाउट 25%। देन उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड विच सिक्रीट्स 5% ऑफ सलाइवा, ओके। तो जो सलाइवा है उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा एसिडिक रहता है, कम से कम 6.35 से लेके 6.85। ज़्यादा हाईली एसिडिक नहीं रहता है, स्लाइडली एसिडिक रहता है। अगर हम ग्रेविटी देखेंगे तो इट रेंज इज़ बिटवीन 1.002 एंड 1.012। अगर हम टोनिसिटी देखेंगे सलाइवा का तो इट इज़ हाइपोटोनिक टू प्लाज्मा, ओके। तो अगर हम सलाइवा की प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो एक दिन में कम से कम 1000 ml से लेके 1500 ml सलाइवा सिक्रीट होता है बाय दी सिलेवरी ग्लैंड। तो जिसके हिसाब से हम ऐसा बोल सकते हैं 1 मिलीलीटर पर मिनट जो सलाइवा है वो सिक्रीट होता है हमारे माउथ में, ओके। तो अगर हम कंपोजिशन देखेंगे सलाइवा का तो सलाइवा कंटेन्स 99.5% वाटर एंड 0.5% सॉलिड। तो वाटर सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस आते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है, गैसेस आता है। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो एंजाइम्स और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आता है। अगर एंजाइम्स की बात करेंगे तो एमाइलेज रहता है जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं, सिलेवरी एमाइलेज बोलते हैं या पटाइलिन भी बोलते हैं उसको। देन माल्टेज वहाँ पे आता है जो माल्टोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। देन लिंगुअल लाइपेज जो लिपिड्स को कन्वर्ट करता है डाइग्लिसराइड में। देन लाइसोजाइम है। देन फॉस्फेटेज है जो फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करता है। देन कार्बनिक एनहाइड्रेस है। देन कैलिक्रेन है। अगर हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो म्यूसिन रहता है दैट इज़ द म्यूकस। अल्बुमिन प्रोलीन रिच प्रोटीन्स है। लेक्टोफेरिन है। इम्नोग्लोबिन ए है। देन फ्री अमाइनो एसिड्स है। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, कैंथीन है, हाइपोजेंथीन है। ये जो कुछ नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है वो भी प्रेजेंट रहता है। देन अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट, ये चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। अगर हम गैस की बात करेंगे तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी सलाइवा में प्रेजेंट रहता है। तो ये हो गया उसका केमिकल कंपोजिशन जिससे सलाइवा बना हुआ है। तो जो ये फंक्शन क्या रहता है सलाइवा का, तो जो सलाइवा है इट प्रोवाइड्स ए मीडियम फॉर डिसॉल्विंग फूड सो दैट दे कैन बी टेस्टेड बाय गस्टेटरी रिसेप्टर एंड सो दैट द डाइजेस्टिव रिएक्शन कैन बिगिन, ठीक है। तो एक तो वो एक जो फूड है उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए। और साथ साथ में जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स है हमारे टंग पे तो उसके टेस्ट को भी पता लगा सके और जो डाइजेस्टिव रिएक्शन है वहाँ पे स्टार्ट हो सके, ओके। जो क्लोराइड आयंस है सलाइवा में वो सिलेवरी एमाइलेज को एक्टिवेट करता है और जो सिलेवरी एमाइलेज है इट ब्रेक डाउन द स्टार्च, ठीक है। जो जो सिलेवरी एमाइलेज यहाँ प्रेजेंट है या एमाइलेज हमने जिसको लिखा है या जिसको हम टाइलिन बोलते हैं, तो उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, जो स्टार्च प्रेजेंट रहता है फूड में उसका ब्रेक डाउन करता है किसमें, माल्टोस में। और जो बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट आयन है वो बफर करता है एसिडिक फूड को जो हमारे माउथ में एंटर होता है। तो सलाइवा इज़ ओनली स्लाइटली एसिडिक, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा दैट इज 6.35 टू 6.85। जो सिलेवरी ग्लैंड से साथ में जो वेस्ट मॉलिक्यूल्स है उसको भी रिमूव करता है, ओके, जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है। और साथ साथ में जो म्यूकस सिक्रेट होता है सलाइवा में वो लुब्रिकेट करता है फूड को ताकि वो माउथ में इजीली मूव कर सके। देन वही फूड हमारे माउथ में मूव होके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, विच कैन बी इजीली स्वेलोइड, ठीक है, जिसको इजीली हम स्वेलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए भी प्रेजेंट रहता है सलाइवा में जो क्या करता है, जो माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो उनको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वहाँ पे एंटी बैक्टीरियल का भी ये काम करता है। और कुछ लाइसोजाइम जो यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो जो बैक्टीरिया है उसको किल कर देता है। एंड तो इसमें जो सलाइवा है उसमें इतने अमाउंट का जो लाइसोजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है कि जो भी हमारे माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ओरल बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसको एलिमिनेट कर सके। बहुत ही कम माइन्यूट अमाउंट में ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो जब सलाइवा सिक्रीट होता है हमारे माउथ से तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिवेशन बोलते हैं। तो जो सलाइवेशन है इट इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाय द ऑटोमिक नर्वस
सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है। तो जो सलाइवा का फंक्शन है मैंने आपको पहले बताया कि पहले वो स्टार्च का कन्वर्शन किस में करता है, माल्टोस में करता है, ठीक है। देन कुछ जो माल्टोस है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जो एंजाइम यहाँ पर माल्टेज प्रेजेंट है वो माल्टेज उसको कन्वर्ट करता है माल्टोस में। देन जो म्यूकस प्रेजेंट रहता है सलाइवा में वो फूड को मिक्स करता है और एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं, ताकि वो इजीली हमारे इसोफेगस से मूव हो सके। देन जो पॉलीसेकेराइड्स हैं जो प्रेजेंट रहते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय करता है कौन, लाइसोजाइम। जो बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और जो म्यूसिन है वो बफर की तरह काम करता है। और सलाइवा साथ साथ में जो फूड का टेस्ट है वो भी पता लगाने में हेल्प करता है। साथ साथ में जो हमारा बकल कैविटी है उसको भी जो सलाइवा है वो मॉइस्ट रखता है। देन उसके बाद खाना माउथ के बाद एंटर होता है कहाँ पे, देन इन द ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस और जो बक्कल जो फेरिंग्स है उसका सिंपल एक काम रहता है, दैट इज द कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो जो फूड है उसको स्टोमक तक पहुंचाना ये इसका काम रहता है। सो द चर्निट फूड मिक्स्ड विथ सलाइवा मूव्स डाउन थ्रू द ईसोफेगस इन द फॉर्म ऑफ बोलस, ठीक है। जो मुंह में जो माउथ में जो खाना है जिसको चबाया गया है और जो सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है जिसने बोलस फॉर्म बनाया है वो हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक में एंटर होता है, ठीक है। द इनगल्फिंग इज ए रिफ्लेक्स एक्शन एंड इट्स सेंटर इज सिचुएटेड इन द मेडुला, ठीक है। जो ये फूड है वो जो हमारे ईसोफेगस के थ्रू हमारे स्टोमक में पहुंचता है तो वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है और उसको कौन कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करता है मेडुला, ठीक है। तो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो इसोफेगल मसल्स है वहाँ पे पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, उस पेरिस्टल्टिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो इसोफेगस से स्टोमक की तरफ मूव होता है, ठीक है। जो इसोफेगस है वहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करता है जिससे जो खाना वहाँ पे स्लिप हो जाता है, इजीली वो मूव कर पाता है इसोफेगस में। एंड फाइनली इट एंटर्स इनटू द स्टोमक। ओके, तो सिर्फ इस इतना ही फंक्शन रहता है कि इसका इसोफेगस का, कि वो फूड को माउथ से स्टोमक तक लेके आता है, ठीक है। देन अब उसके बाद स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में पहुंचने के बाद स्टोमक मेनली 3 फंक्शन करता है। एक तो स्टोरेज का काम करता है, दूसरा स्टोरेज के बाद मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी करता है। देन उसके बाद साथ साथ में स्टोमक क्या करता है, फिजिकल ब्रेकडाउन भी करता है किसका, फूड का। ओके, मैकेनिकल, फिजिकल और सॉरी केमिकल ब्रेकडाउन भी करता है किसका, फूड का। ओके, तो अगर हम बात करेंगे स्टोमक की, तो स्टोमक इज हॉलो ऑर्गन सिचुएटेड जस्ट बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी। सो जो वॉल्यूम है एम्प्टी स्टोमक का वो है 50 ml। अंडर नॉर्मल कंडीशन इट कैन एक्सपैंड टू accommodate 1 लीटर टू 1.5 लीटर ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, ठीक है। नॉर्मल जब एम्प्टी स्टोमक होगा तो उसका वॉल्यूम रहता है 50 ml, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में वो कम से कम 1 लीटर से 1.5 लीटर ऑफ सॉलिड और लिक्विड एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। बट इसकी कैपेबिलिटी है वो और भी एक्सपेंड हो सकता है, कम से कम वो 4 लीटर जो सॉलिड और लिक्विड फूड है उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं, उसकी उसकी कैपेसिटी है। तो अगर हम स्टोमक का पार्ट देखेंगे तो इसमें कार्डियक रीजन रहता है, फंडस रीजन रहता है, बॉडी रहता है और पाइलोरिक रीजन रहता है। ओके, तो जो कार्डियक रीजन है इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक वेयर इसोफेगस ओपन, जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है। और जो इसोफेगस है जो स्टोमक में ओपन होता है वहाँ पे एक कैप रहता है जो उस इसोफेगस और स्टोमक को अलग करता है या गार्ड करता है, और उस कैप को हम क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर बोलते हैं। मेनली कार्डियक स्पिंस्टर बोलेंगे या इसोफेगल स्पिंस्टर भी इसको कहा जाता है, जो स्टोमक की तरफ ओपन होता है। ओके, और इस पोर्शन को कार्डियक एंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो कैप है जो स्पिंस्टर है वो क्या करता है, जो स्टोमक है उससे खाना बाहर इसोफेगस में आने से रोकता है। ओके, देन उसके बाद दूसरा पार्ट है दिस द फंडस। तो फंडस क्या, इट्स ए डोम शेप स्ट्रक्चर, इट इज एलिवेटेड अबव द लेवल ऑफ इसोफेगस ओपनिंग, ठीक है। तो जो फंडस है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है और जहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है वहाँ से वो थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। देन उसके बाद है बॉडी, या जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस भी बोलते हैं। तो जो बॉडी है वो सबसे लार्जेस्ट पार्ट है स्टोमक का,
जो कम से कम 75 to 80% ऑफ स्टोमक बनाता है। ये एक्सटेंड करता है कहाँ से, जस्ट फंडस के नीचे से लेके जो पाइलोरिक रीजन है वहाँ तक। ओके, देन अगर हम पाइलोरिक रीजन की बात करेंगे तो जो पाइलोरिक रीजन है इसके दो पार्ट्स है, एक है एंट्रम और दूसरा है पाइलोरिक कनाल। तो जो बॉडी ऑफ स्टोमक है वो एंट्रम में ख़त्म होता है, और जो जंक्शन है किसके बीच में, बॉडी और एंट्रम के बीच में, वो एक एंगुलर नॉच से फॉर्म हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसिसुरा एंगुलरिस। ठीक है, तो जो एंट्रम है इज ए कंटिन्यूड एज नैरो कनाल विच इज़ कॉल्ड पाइलोरिक कनाल। ठीक है, जो एंट्रम है वो फिर नैरो होते जाता है, जैसे वो नैरो होता जाएगा उसको हम पाइलोरिक कनाल बोलेंगे या पाइलोरिक एंड बोलेंगे। तो जो पाइलोरिक कनाल है पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वहाँ पे ओपन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनियम बोलते हैं। और जो पाइलोरिक कनाल है जहाँ जो ड्यूडेनियम में ओपन होता है वहाँ पे भी एक कैप रहता है या एक गेट रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पिंस्टर बोलते हैं। अब इस स्पिंस्टर को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंस्टर बोलते हैं। तो जो पाइलोरिक स्पिंस्टर है इट्स ओपन टुवर्ड्स द ड्यूडेनियम, वो ड्यूडेनियम की तरफ ये ओपन होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द पाइलोरिक स्पिंस्टर। तो एक वेल्व है या एक ढक्कन है, ढक्कन की तरह काम करता है जो ड्यूडेनम की तरफ ओपन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द हियर इज प्रेजेंट इज द इसोफेगस स्पिंस्टर जो स्टोमक की तरह ओपन होता है। ओके, तो स्टोमक के दो कार्वेचर्स भी प्रेजेंट है, एक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर कार्वेचर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला पार्ट है जिस जो आपको बड़ा सा कर्व दिख रहा है दैट इज द ग्रेटर कार्वेचर, और नीचे आपको एक छोटा सा कर्व दिख रहा है दैट इज द लेसर कार्वेचर। ओके, अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे स्टोमक का तो यहाँ पे भी सीरस लेयर प्रेजेंट है, मस्कुलर लेयर प्रेजेंट है, सब म्यूकसल लेयर प्रेजेंट है, और इनर म्यूकस लेयर भी प्रेजेंट है। तो स्टोमक का जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ऐसे फोल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन फोल्डिंग्स को हम क्या बोलते हैं, उन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं रूगी। ठीक है, तो अब रूगी क्या करता है, रूगी इस स्टोमक का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो सरफेस एरिया जब इंक्रीज हुआ तो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में यहाँ पे हेल्प मिलती हैं। ठीक है, तो अब स्टोमक में कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है स्टोमक का, दे आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। सो दीज ग्लैंड्स ओपन इनटू द स्टोमक कैविटी वाया गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, तो वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपन होते हैं कहाँ पे, स्टोमक में, थ्रू गैस्ट्रिक पिट्स। तो आपको यहाँ दिख रहा है दिस इज द गैस्ट्रिक पिट्स। सो दीज आर द गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, तो गैस्ट्रिक पिट्स के थ्रू जो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ओपन होते हैं, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है डिफरेंट टाइप्स के सेल्स है उससे बने रहते हैं। तो अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करेंगे तो वो तीन टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं उनके लोकेशन के बेसिस पे। एक है फंडिक ग्लैंड्स, दूसरा है पाइलोरिक ग्लैंड्स, और तीसरा है कार्डियक ग्लैंड्स। ठीक है, फंडिक ग्लैंड्स हम उन ग्लैंड्स को बोलेंगे जो फंडस एरिया में प्रेजेंट है, और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हम, पाइलोरिक ग्लैंड्स हम उस ग्लैंड्स को बोलेंगे जो पाइलोरिक एरिया में प्रेजेंट है। कार्डियक ग्लैंड्स हम उसको बोलेंगे जो कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक में प्रेजेंट है। तो जो फंडिक ग्लैंड्स हैं या जिसको हम मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलेंगे या ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स बोलेंगे, तो उनका लोकेशन कहाँ पे है, दे आर सिचुएटेड इन बॉडी एंड फंडस ऑफ स्टोमक। ठीक है, बॉडी और फंडस ऑफ स्टोमक में ये जो ग्लैंड है वो प्रेजेंट है। विच ग्लैंड, दैट इज द ऑक्सीनेटिक ग्लैंड या मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड या फंडिक ग्लैंड। तो सबसे पहले हम फंडिक ग्लैंड का देखेंगे। तो फंडिक ग्लैंड का क्या रहता है, तो फंडिक ग्लैंड आर कंसिडर्ड एज अ टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो उनको एक टिपिकल गैस्ट्रिक ग्लैंड माना जाता है। तो ये जो ग्लैंड है वो लॉन्ग रहते हैं, ट्यूबुलर रहते हैं। तो इसके भी तीन, इस ग्लैंड के तीन पार्ट्स रहते हैं जिसको हम बॉडी, नेक और इस्थमस में हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इस फंडिक ग्लैंड्स में वो तीन टाइप्स, दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला है दैट इज़ द म्यूकस नेक सेल। ठीक है, जो सबसे ऊपर जो नेक है, वहाँ नेक रीजन है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जो म्यूकस नेक सेल है वो क्या सिक्रीट करता है, वो म्यूकस सिक्रीट करता है जो स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, किससे, जो एसिडिक
पीएच है उससे, ठीक है, जो एसिड है HCl है उससे। देन बाइकार्बोनेट भी वहाँ पे प्रेजेंट है। देन पेराइटल सेल है विच सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक एसिड HCl। जो पेराइटल सेल है उसको ऑक्सीनेटिक सेल्स भी कहा जाता है। तो जो पेराइटल सेल या ऑक्सीनेटिक सेल्स है वो क्या सिक्रीट करता है, वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करता है, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। देन कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर भी ये सिक्रीट करता है जो मेनली विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। देन उसके नीचे है इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल। तो ये जो इंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स क्या करता है, हिस्टामिन सिक्रीट करता है। जो हिस्टामिन क्या करता है, मेनली HCl के सिक्रीशन में या HCl सिक्रीटिंग सेल्स है उसको स्टिमुलेट करता है। देन उसके बाद चीफ सेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। चीफ सेल्स या मेनली चीफ सेल्स भी बोलते हैं उसको, और पेप्सिनोजेन भी सेल भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो सेल है चीफ सेल वो क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिन सिक्रीट करता है या पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है, और साथ में गैस्ट्रिक लाइपेज भी ये चीफ सेल सिक्रीट करता है। देन डी सेल्स हैं, इट सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन, जो क्या करता है, मेनली जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो सिक्रीट करता है उन सेल्स को इनिबिट करता है। देन उसके बाद गैस्ट्रिन है, जी सेल्स है, वो क्या सिक्रीट करता है, जी सेल गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, जो मेनली जो HCl है उसको स्टिमुलेट करता है। तो ये कुछ सेल्स है, आपको याद रखना है कौन कौन से सेल्स कौन कौन से प्रोडक्ट्स रिलीज करता है। तो जो पेराइटल सेल्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट रहते हैं किससे, बाकी दूसरे सेल से, क्योंकि इसमें एक कैन्यू कनालिक्यूली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख सकते हैं कनालिक्यूली, जो ये आपको अंदर एक पिड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज द कनालिक्यूली, ठीक है, या जिसको हम कनालिक्यूलस बोलेंगे अगर हम सिंगुलरली यूज़ करेंगे। तो कनालिक्यूलस में पहले हाइड्रोजन और क्लोराइड का सिक्रीशन होता है। देन हाइड्रोजन और क्लोराइड फिर बाहर जाके हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रो HCl फॉर्म करता है, ओके। देन ये हो गया हमारा मेन जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जिसको हम फंडिक ग्लैंड्स कहा जा कहते हैं या ऑक्सीनेटिक ग्लैंड्स का कहते हैं। देन उसके बाद आता है पाइलोरिक ग्लैंड्स। तो पाइलोरिक ग्लैंड्स क्या होता है, थोड़ा से शॉर्ट रहते हैं, और जो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सिर्फ म्यूकोसा लेयर्स में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोसा को वो पार नहीं करते, सिर्फ म्यूकोसल ग्लैंड में ये जो म्यूकोसल लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ओके। अब जो पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं वो थोड़े से शॉर्ट रहते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, एंड उसमें हाइड्रोक्लोरिक प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ जी सेल्स, म्यूकस सेल्स, इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स और इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स ही प्रेजेंट रहते हैं किसमें, पाइलोरिक ग्लैंड्स में। तो ये हमारा मेन ग्लैंड था इसमें, इसीलिए इसमें सब सेल्स प्रेजेंट है। बट जो पाइलोरिक ग्लैंड और कार्डियक ग्लैंड्स हैं उसमें ये चीज़ें मेनली जो HCl प्रोड्यूसिंग सेल्स है वो प्रेजेंट, या पेराइटल सेल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रहता है, ओके। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है दैट इज द चीफ सेल या इंटेरोक्राइन सेल्स, सॉरी इंटेरोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल, जिसमें जी सेल्स आता है, जिसमें जी सेल्स आते हैं, या इंटेरोक्रोमेफिन लाइक सेल्स आते हैं, ठीक है, या इंटेरोक्रोमेफिन सेल्स आते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सेल्स बोलते हैं, क्योंकि ये कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। तो जो गैस्ट्रिक सेल्स है उनका जो नॉर्मल सिक्रीशन है, इट्स सिक्रीट a large amount of water together with the exocrine secretion, ठीक है। तो कम से कम ये 2 से 4 लीटर जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन है वो सिक्रीट करता है, ठीक है। और स्टमक में ये जो जूसेस है वो बहुत ही हाईली एसिडिक रहता है, क्योंकि जो पीएच है वो 1.0 से लेके 0.9 से लेके 1.5 जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी एसिडिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पे जो HCl है वो प्रेजेंट रहता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, दैट इज जो मेन है दैट इज HCl। तो HCl क्या करता है, HCl मेनली हमारे पेप्सिनोजेन पे एक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि पेप्सिनोजेन क्या है, पेप्सिनोजेन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, किसमें, प्रोटियोम्स और पेप्टाइड्स में, ठीक है। जो प्रोटीन का डाइजेस्टेड यूनिट है, ठीक है, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो वो पेप्टाइड्स या प्रोटियोम्स फॉर्म करते हैं।
बट पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है, तो उसका एक्टिव होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्टिव कब होता है, जब HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, और साथ में जो पेप्सिनोजन है वो और एक एंजाइम है जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनिन, उसको भी प्रोरेनिन है, उसको रेनिन में कन्वर्ट करता है। तो रेनिन है वो उसका मेन फंक्शन क्या रहता है, जो रेनिन है वो जो मिल्क प्रोटीन है कैसीन, कैसीन को जो इनसॉल्युबल पैराकेसिनेट है उसमें कन्वर्ट करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन रहता है किसका, रेनिन, HCl का। तो HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और जो पेप्सिन है जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो प्रोटीन का ब्रेकडाउन पेप्टाइड और प्रोटियोम्स में करता है, और रेनिन सेसिन का कन्वर्शन किस में करता है, पैरासेसिनेट में करता है, ठीक है। तो अब जो HCl है उसका तो एक फंक्शन हो गया, साथ साथ में जो HCl है वो क्या करता है, एक एसिडिक जो मीडियम है वो फॉर्म करता है स्टोमक में, या एक एसिडिक पीएच है वो मेंटेन करता है। तो एसिडिक पीएच मेंटेन होने से क्या होता है, एसिडिक पीएच मेंटेन होने से जो खाना है कितने समय के लिए भी अगर स्टोर रहेगा स्टोमक में तो वो ख़राब नहीं होगा, और साथ साथ में जो भी माइक्रोब्स है वो स्टोमक में इस एसिडिक पीएच से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो फॉरेन पार्टिकल्स भी एक एक इम्यूनोलॉजिकल एक फंक्शन भी ये करता है, कौन, HCl। ओके, तो अगर हम जो गैस्ट्रिक जूस है, तो जो मेनली गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है, अगर हम उसकी बात करेंगे तो उसमें गैस्ट्रिक लाइपेज भी आता है जो सीक्रेट होता है किससे, चीफ सेल से। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, जो फैट्स है उनको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। बट जो गैस्ट्रिक लाइपेज है उसके लिए इमल्सिफाइड इमल्सिफिकेशन चाहिए लिपिड्स का, तो वो होता कहाँ पे, वो ड्यूडेनम में होता है। जो ये गैस्ट्रिक लिपेज है वो एक्टिवेट कहाँ पे होगा, मेनली ड्यूडेनम में एक्टिवेट हो जाता है। देन उसके बाद गैस्ट्रिक म्यूसिन है, तो जो गैस्ट्रिक म्यूसिन है वो क्या करता है, जो गैस्ट्रिक जूस है उसके एसिडिक जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करता है, और मेनली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट करता है, और जो फूड है और उसको स्लिपरी कर देता है। जो जब स्टोमक में पहुंचेगा खाना, तो खाना स्टोमक में स्टोर रहता है कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक है। एंड ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस है वो उस पर एक्ट करता है, एंड द फूड इज कन्वर्टेड इनटू काइम, ठीक है। फिर जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेनली काइम में, विच इज थिक पल्पी मास ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है। तो जब ये काइम में कन्वर्ट होता है तब उस टाइम पे जो कार्डियक वेल्व है और जो पाइलोरिक एपर्चर है, जो पाइलोरिक वेल्व है वो दोनों क्लोज रहते हैं, ठीक है। और पाइलोरिक जो वेल्व है वो ओपन होगा जैसे जैसे खाना नीचे की तरफ इंटेस्टाइन की तरफ मूव होगा। ओके, देन अब खाना स्टोमक से एम्पिटी होता है कहाँ पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा स्टोमक में मेनली ब्रेकडाउन होता है किसका, ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन्स का पेप्टाइड्स में, और कुछ अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी स्टोमक में होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी कहाँ पे होता है, स्टोमक में होता है। देन खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड है अब वो स्टोमक से एंटर होगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जब पहला पार्ट है दैट इज़ द ड्यूडोनियम, ड्यूडोनियम में ये एंटर होता है। ड्यूडोनियम में एंटर होने के बाद यहाँ पे इसका डाइजेशन फिर से स्टार्ट होगा। तो अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करेंगे तो गैस्ट्रिक जूस मैंने आपको बताया उसमें 99.5% वाटर रहता है और 0.5% क्या रहता है, सॉलिड रहता है, ठीक है। तो सॉलिड्स में ऑर्गेनिक सबस्टेंस और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस रहता है। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में एंजाइम और दूसरे ऑर्गेनिक सबस्टेंस रहते हैं जैसे कि पेप्सिन, रेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, जिलेटिनेज, यूरिएज। अगर हम दूसरे ऑर्गेनिक सबस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें म्यूकस रहता है, इंट्रिंसिक फैक्टर रहता है। अगर हम इनऑर्गेनिक सबस्टेंस की बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट और सल्फेट रहता है। ओके,
तो खाना जब स्टोमक में रहता है तो वहाँ पे धीरे धीरे जो खाना है वो स्टोमक से इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, तो वहाँ पे एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट भी होता है, ठीक है, जिसको हम मिक्सिंग वेव बोलते हैं, जो स्टोमक हर 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड के बाद ये जो वेव है वो देखने को मिलता है, जिससे जो खाना है आगे पुश होता जाता है पाइलोरस से फंडस से बॉडी की तरफ, बॉडी से फिर पाइलोरस की तरफ, देन पाइलोरस से ड्यूडेनम की तरफ ये धीरे धीरे मूव होता है। ओके, तो जो हम मुंह में खाना लेते हैं, अगर जो खाना पूरा डाइजेस्ट या पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो वो स्टोमक में भी पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू क्या होता है, उन खाने का ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट है, जिससे वहाँ पे कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होता है। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से, इन मसल्स के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से क्या होता है, जो फूड मटेरियल्स है उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमने ज़्यादा खाने को चबाया भी नहीं तो थोड़ा सा स्टोमक को एफर्ट लेना पड़ता है कि उस खाने को और वो ब्रेक डाउन करे मैकेनिकली या फिजिकली, ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। ओके, तो जब खाना पाइलोरस में पहुंचता है तो पाइलोरस में 3 ml जो काइम है, जिसको हम अब काइम बोलेंगे, बोलस के बाद अब वो काइम फॉर्म हो गया है, तो जो काइम है वो 3 ml जो काइम है वो ड्यूडेनियम में एंटर होता है थ्रू द पाइलोरिक स्पिंस्टर। जो यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंस्टर प्रेजेंट है उसके थ्रू 3 ml ऑफ काइम हमारे ड्यूडेनियम में एंटर होगा, जिस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एम्पिटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक एम्पिटिंग बोलते हैं। अब ड्यूडेनियम में क्या होता है, ड्यूडेनियम में आने के बाद ड्यूडेनियम में आपकी जो एक्सरी ग्लैंड है वो वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो जिसको हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसमें लिवर आता है, गॉल ब्लेडर आता है और पेनक्रियास आता है। तो जो पेनक्रियास है वो क्या करता है, जो पेनक्रियास है इट इज सिचुएटेड, डायग्राम आपको दिखाता हूँ मैं। ओके, सो द पेनक्रिया, लिवर एंड गॉल ब्लेडर और एसेंशियल फॉर डाइजेशन, ये जो तीनों ऑर्गन्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। जो पेनक्रियास है वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो मेनली हेल्प करता है किसमें, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। जो लिवर है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो फैट है उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो गॉल ब्लेडर है वो बाइल को स्टोर करता है, और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे ये जो गॉल ब्लेडर है वो बाइल जूस को रिलीज़ करता है। जो एंजाइम है और जो बाइल जूस है वो स्पेशल चैनल या डक्ट्स के थ्रू ट्रेवल होता है एंड enters into the small intestine mainly in the duodenum where they help break down the food। तो अगर हम पेनक्रियास की बात करेंगे तो द पेनक्रियास कहाँ पे लोकेटेड है, दे आर लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टोमक एंड इन क्लोज एसोसिएशन विद द ड्यूडोनियम, ठीक है। तो वो स्टोमक के नीचे प्रेजेंट रहता है पोस्टीरियर साइड पे, और ड्यूडोनियम के बहुत क्लोज एसोसिएशन में ये प्रेजेंट रहता है। अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में ये जो पेनक्रियास है वो कम से कम 6 से 10 इंच इलोंगेटेड ऑर्गन रहता है, मेनली इन द एब्डोमेन लोकेटेड रेट्रो पेरिटोनियल, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? पेरिटोनियल के पीछे साइड ये प्रेजेंट है। इसके 3 रीजन्स हैं, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। जो ड्यूडेनम में प्रेजेंट है, तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ड्यूडेनम के कर्व में जो प्रेजेंट है दैट इज़ द हेड। उसके बाद जो बड़ा सा पार्ट है दैट इज़ द बॉडी, और जो लास्ट है दैट इज़ द टेल, ठीक है। तो जो पेनक्रियाटिक हेड है इट इज़ प्रेजेंट इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम की जो सेकंड पार्ट है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहता है, या वहाँ पे वो अटैच रहता है। और जो टेल है इस पेनक्रियास का वो स्प्लीन तक एक्सटेंड हुआ रहता है। ओके, तो जो पेनक्रियाटिक डक्ट है इट रन्स द लेंथ of the pancreas and empties into the second part of the duodenum at the ampulla of water। अब देखो ये जो डक्ट है पेनक्रियाटिक डक्ट वो पूरे पेनक्रियास के बॉडी में फैला हुआ है, टेल से लेके हेड तक। और ये ओपन कहाँ पे होता है? वो ओपन होता है जो सेकंड पार्ट है किसके, मेनली जो ड्यूडेनम है, थ्रू द हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे, एक जगह है जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला ऑफ वाटर, वहाँ पे ये ओपन होता है एंड
इन दोनों के लिए मेनली जो है बाइल जूस है या जो लिवर है या जो भी गॉल ब्लैडर है, उन दोनों के लिए एक कॉमन डक्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ द हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट। तो हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू फिर ये ड्यूडेनियम में जो पेनक्रियाटिक जूस है वो एक्सक्रीट किया जाता है या रिलीज़ किया जाता है। ओके, तो अगर हम पेनक्रियाटिक जूस की बात करेंगे तो पेनक्रियाटिक जूस का जो कंपोजिशन है वो है 99.5% वाटर रहता है, उसमें 0.5% सॉलिड रहता है। अगर सॉलिड की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक सबस्टेंस और इनऑर्गेनिक सबस्टेंस है। ऑर्गेनिक सबस्टेंस में एंजाइम्स आते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक सबस्टेंस आते हैं जैसे कि अल्बुमिन और ग्लोबिन है। अगर हम एंजाइम्स की बात करेंगे तो प्रोटीलिटिक एंजाइम्स है, लिपोलिटिक एंजाइम्स है, एमाइलोलिटिक एंजाइम्स है। प्रोटीलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, जिसमें ट्रिप्सिन आता है, कीमोट्रिप्सिन आता है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज आता है, न्यूक्लियस आता है, इलास्टेज आता है, कोलेजिनेज आता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, कीमोट्रिप्सिन भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, न्यूक्लियस मेनली जो न्यूक्लिक एसिड है उसका ब्रेकडाउन करता है, इलास्टेज मेनली जो इलास्टिन है उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है, कोलेजिनेज जो कोलेजिन प्रोटीन है उसका ब्रेकडाउन करता है। अगर हम लिपोलिटिक एंजाइम्स की बात करेंगे तो पेनक्रियाटिक लिपेज आता है जो मेनली लिपिड्स का ब्रेकडाउन करता है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज आता है, फॉस्फोलिपेज ए, फॉस्फोलिपेज बी, कोलिपेज, बाइल सॉल्ट एक्टिवेटेड लिपेज। तो ये कुछ लाइपेज है जो मेनली लिपिड्स का ब्रेकडाउन कराते हैं। एमाइलोलिटिक एंजाइम्स आता है जो मेनली, और जो पेनक्रियाटिक एमाइलेज आता है तो ये मेनली जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका ब्रेकडाउन करता है। अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और फॉस्फेट एंड सल्फेट भी प्रेजेंट रहता है किसमें, पेनक्रियाटिक जूस में। ठीक है, तो जो पेनक्रियास है सिंगल ऐसे ग्लैंड्स है जो एक्सोक्राइन की तरह भी काम करते हैं और एंडोक्राइन की तरह भी काम करते हैं। तो ईच डे कम से कम 1200 से लेके 1500 ml जो पेनक्रियाटिक जूस है वो सिक्रीट होता है। और जो पेनक्रियास है, जो पेनक्रियाटिक जूस है उसका जो पीएच है वो थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन रहता है, इट्स अबाउट 7.1 टू 8.2, क्योंकि जो सोडियम बाइकार्बोनेट वहाँ प्रेजेंट है वो उसको थोड़ा सा बेसिक बना देता है। और जो गैस्ट्रिक जूस है जो हमारे स्टोमक से एंटर होता है उसको भी वो बफर करता है ताकि वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट ना करे। ठीक है, देन जो पेप्सिन है उसका इफ़ेक्ट ड्यूडेनम में आके ख़त्म हो जाता है क्योंकि पेप्सिन को एसिडिक पीएच चाहिए, बट यहाँ पे जो पीएच है वो बेसिक हो गया तो पेप्सिन का जो इफ़ेक्ट है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और स्टोमक में ड्यूडेनम में पहुँचते ही वो टोटली रुक जाता है। ओके, तो देन उसके बाद लिवर आता है। तो जो लिवर है सब जितने भी वर्टिब्रेट्स है उनमें ये पाया जाता है, ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो जो मेन रोल है लिवर का वो मेटाबॉलिज्म में रहता है और दूसरे फंक्शंस भी ये लिवर करता है जैसे कि ग्लाइकोजन स्टोरेज करता है, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन भी लिवर करता है। ओके, सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है उसके लिए। और ये कुछ जूसेस प्रेजेंट करते हैं जैसे कि बाइल जूस जो डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम लीवर की बात करेंगे तो उसका वेट रहता है कम से कम 1.3 से लेके 3.0 किलोग्राम। ठीक है, सॉफ्ट रहता है, पिंकिश ब्राउन रहता है। ठीक है, और बुमरैंग शेप रहता है या जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल शेप रहता है। ओके, बुमरैंग आपने देखा होगा, एक लकड़ी रहता है उसकी शेप का रहता है। तो जो लीवर है इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन आफ्टर स्किन। ठीक है, तो स्किन के बाद जो है ये जो ऑर्गन है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। और हाँ, ग्लैंड की बात करेंगे तो सबसे बड़ा ग्लैंड ये ह्यूमन का है। ओके, अगर हम एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करेंगे तो इट इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी इमीडिएटली अंडर द डायफ्राग्राम, डायफ्राग्राम के नीचे रहता है, राइट साइड पे, एब्डोमेन के ऊपर साइड पे। ठीक है, तो जो लिवर है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टोमक एंड मेक्स ए काइंड ऑफ बेड फॉर द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये स्टोमक के राइट साइड पे प्रेजेंट रहता है और एक गॉल ब्लैडर के लिए एक बेड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। ओके, जो बाइल है वो प्रोड्यूस होता है लिवर में। तो मेनली जो बाइल कैनिलक्यूली है वहाँ पे जो बाइल है वो कलेक्ट होता है। देन वो जो बाइल कैनिकुली है वो बाइल डक्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। देन द बाइल
drain into the right and left hepatic ducts which in turn merge to the form the common hepatic duct. ठीक है, then वो common hepatic duct form करता है. The cystic duct from the gallbladder joins with the common hepatic duct to form the common bile duct. ठीक है, तो जो cystic duct गॉल ब्लेडर से आता है वो इस कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ ऐड हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है, और ये क्या बनाता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म करता है. देन जो बाइल डक्ट है इट कैन जो बाइल है इट कैन इधर ड्रेन डायरेक्टली इनटू द duodenum by the common bile duct और be temporarily stored in the gall bladder by the cystic duct. या तो ये जो बाइल है वो डायरेक्टली लिवर duodenum में रिलीज होता है थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट, या तो वो जो बाइल है इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर थ्रू द सिस्टिक डक्ट. ठीक है, सिस्टिक डक्ट के थ्रू वो बाइल में जाके स्टोर हो जाएगा या तो डायरेक्टली ड्यूडेनियम में रिलीज हो जाएगा. ओके, सो जो कॉमन बाइल डक्ट है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ कनेक्ट होता है. कहाँ पे, एम्पुला ऑफ वाटर में, जहाँ पे वो एक सिंपली हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू फिर वो बाहर रिलीज होता है थ्रू द स्पिंस्टर ऑफ ओडाई के थ्रू वो बाहर ड्यूडेनियम में रिलीज होता है. ओके, तो जो लिवर है वो कम से कम 800 से लेके 1000 ml ऑफ बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, जो येलो रहता है कलर में, येलो ब्राउनिश या ऑलिव ग्रीन लिक्विड रहता है. तो इसका पीएच भी क्या रहता है, बेसिक पीएच रहता है, दैट इज 7.6 टू 8.6, जिसमें मेनली वाटर रहता है, बाइल सॉल्ट रहता है, कोलेस्ट्रॉल रहता है, फॉस्फोलिपिड रहता है, मेनली लिसिथिन और बाइल पिगमेंट्स रहते हैं, और कुछ आयंस भी वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है, तो जो मेन फंक्शन रहता है इस बाइल का तो वो क्या रहता है, इट प्रोड्यूस एन एक्सक्रीट बाइल रिक्वायर्ड फॉर डिजॉल्विंग फैट्स. सम ऑफ द बाइल ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द ड्यूडेनियम एंड सम स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर. तो जो लिवर है इसके बहुत सारे रोल्स है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस है, ग्लाइकोजेनेसिस में इंसुलिन और दूसरे हार्मोन्स है उनके ब्रेकडाउन में, और मेनली जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में. ओके, देन ट्राइग्लिसराइड प्रोडक्शन में भी ये हेल्प करता है. जो कोगुलेशन फैक्टर है जैसे कि फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, कोगुलेशन फैक्टर 5, 6, 9, 10 एंड 11 ये भी यहाँ पे प्रोड्यूस होता है. कहाँ पे, लिवर में. साथ में जो हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन होता है. देन जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उनका भी ब्रेकडाउन यहीं पे होता है, किसमें, डिटॉक्सिफिकेशन. ठीक है, मेनली इन द लिवर. और अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में भी इसी लिवर में होता है. ओके, तो इसका बहुत ज़्यादा फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शंस हैं. तो जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ, अगर हम डाइजेशन में बोलेंगे तो डाइजेशन में इनका जो मेन फंक्शन रहता है वो रहता है प्रोडक्शन ऑफ द बाइल जूसेस. ओके, तो बाइल में आप देख सकते 97.6% वाटर रहता है, सॉलिड 2.4%. सॉलिड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि बाइल सॉल्ट है, बाइल पिगमेंट है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, लिसिथिन है, म्यूसिन है. अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे तो सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है. देन उसके बाद आता है गॉल ब्लेडर. तो गॉल ब्लेडर का मेन फंक्शन क्या रहता है, इट स्टोर्स द बाइल. ठीक है, तो बाइल लिवर से कंटिन्यूसली सिक्रीट होता है, बट it is released into the intestine only intermittently and most of the bile is stored in gallbladder till it is required. तो कंटिन्यूसली लिवर से रिलीज होता है, बट जब उसकी ज़रूरत होती है तभी वो रिलीज होता है. तो इसीलिए तो मोस्ट ऑफ द बाइल आर स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर. तो जब ज़रूरत होगी उसी टाइम पे गॉल ब्लेडर से जो बाइल जूस है वो सिक्रीट होता है. और साथ साथ में जो बाइल का कंसनट्रेशन होता है वो इसी गॉल ब्लेडर में ज़्यादा होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं जो बाइल है उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है. कहाँ पे, बाइल में. या हम ऐसा बोल सकते हैं बाइल इज कंसंट्रेटेड वाइल इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर. ओके, तो जब बाइल गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है तो जो गॉल ब्लेडर है इट रीअब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एक्सेप्ट कैल्शियम एंड पोटेशियम, but the bile salt, bile pigment, cholesterol and lecithin are not reabsorbed, so the concentration of these substance in bile increases 5 to 10 times. तो बाइल में क्या होता है, जो वाटर है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है. तो
बाकी जो सबस्टेंस है जो बाइल में प्रेजेंट है उनका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो इस वजह से जो ये पर्टिकुलर बाइल सॉल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स है या कोलेस्ट्रॉल है, उनका जो कंसंट्रेशन है बाइल में इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल लिवर से बाइल जूस आएगा तो वो उसका जो कंसंट्रेशन है, और जो गॉल ब्लैडर का जो जूस में जो भी कंसंट्रेशन है बाइल साल्ट्स का, वो 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा होगा किसमें, गॉल ब्लैडर के जो बाइल जूस है उसमें। ओके, साथ साथ में जो बाइल है वो क्या करता है, जो पीएच है उसको और डिक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दैट इज 8 से लेके 8.6 मीन्स, और एसिडिक कर देता है या बेसिक कर देता है। ओके, एंड इट बिकम्स लेस अल्कलाइन व्हेन इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो जो एसिडिक है, जो पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो बाइल जूस का पीएच है वो 8.8 से लेके 8.6 रहता है, बट बाइल में जाके उसका जो एसिडिटी है, जो एसिडिक वो है, पीएच है वो डिक्रीज हो जाता है, दैट इज 7.7.6। तो 8.8.6 क्या है, 8 to 8.6 वो है बेसिक, ज़्यादा हम उसको बेसिक बोलेंगे। तो वो कम हो रहा है 7 to 7.6, मीन्स एसिडिक की तरफ जा रहा है, मीन्स लेस्ट अल्कलाइन हम उसको बोलेंगे। साथ साथ में जो गॉल ब्लैडर है वो म्यूसिन सिक्रीट करता है जो बाइल में ऐड हो जाता है। तो म्यूसिन क्या करता है, जब इंटेस्टाइन में बाइल जूस सिक्रीट होता है तो जो म्यूसिन एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो काइम के मूवमेंट में हेल्प करता है, किसमें, इंटेस्टाइन में। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर नेक्स्ट उसमें हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड पार्टिकल्स।